Yes. So a mutation in the HFP gene can lead to which condition? Iron deficiency, anemia, hemochromatosis, scurvy, osteoporosis. सिर्फ 3 लोगों ने आंसर दिया है. I need more answers. और आंसर्स चाहिए मुझे. इजी है, आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की थी लास्ट मॉड्यूल की. सिर्फ 3 लोग ही आंसर दे रहे हैं. व्हाई इज दैट? एटलीस्ट 5 आंसर्स आई नीड. एक और एटलीस्ट. Correct. So HFE gene can lead to hemochromatosis. Okay? Then the FUT2 gene is primarily in what does it primarily influence? Collagen production, fetal absorption through gut microbiota composition, folate activation, or iron storage. Yeah? I need more answers. Correct. B12 absorption through gut microbiota composition. और आंसर्स पुट करिए सब. Only 4 answers I have received yet. Right. Correct. It affects the B12 absorption through gut microbiota composition. Now, which gene is responsible for converting vitamin D into its active form? कौन सा जीन है जो कि विटामिन डी को इसके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है? PYP2 और BDR, FTD, S2 और MTHFR. Correct. So vitamin D को इसका एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है. That gene is CYP2R1. Okay. Then MTHFR variants can impair what? Iron binding, detoxification, and inclusion of folate. B12 absorption. Okay. तो 4 आंसर्स आए हैं. I need more answers. Correct. So MTHFR variant can impair conversion of folate to methylfolate. Okay. Then which form of vitamin B12 is best for individuals with MTHFR variant? For individuals जिनको MTR या फिर TCN2 जीन में वेरिएशन है, उनके लिए कौन सा फॉर्म ऑफ विटामिन B12 इज बेस्ट? साइनोकोबालामीन, एडेनोसिलकोबालामीन, मिथाइलकोबालामीन या फिर हाइड्रोक्सीकोबालामीन. ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में. करेक्ट. सो मिथाइलकोबालामीन क्यों इम्पोर्टेंट होता है? कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा? एनीबॉडी? किसी को याद है कि हमने ये क्यों पढ़ा था? व्हाई इज इट? पार्डन? एक्टिव फॉर्म में है. करेक्ट. जो मिथाइलकोबालामीन होता है एक्टिवली मिथाइल के फॉर्म में होता है. ठीक है. होमोसिस्टीन को कन्वर्ट करने में हेल्प करता है. ठीक है. एंड व्हाट इज होमोसिस्टीन? व्हाट इज होमोसिस्टीन?
What did we study about homocysteine? क्या पढ़ा था हमने? टॉक्सिन रेगुलेट करता है। करेक्ट। सो होमोसिस्टीन और टॉक्सिन जो कि आपकी बॉडी में जब बिल्डअप होते हैं तो दे एक्ट एज इन्फ्लेमेटरी पार्टिकल्स, ठीक है। देन द जीसी जीन हेल्प इन, ये भी हमने पढ़ा था, ये क्या करता है? इज अ कैल्शियम ट्रांसपोर्टर, आयरन मेटाबॉलिज्म, विटामिन डी ट्रांसपोर्टर और बाइल प्रोडक्शन। किस चीज के लिए काम आता है जीसीजी? व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? बिकॉज इट विटामिन डी ट्रांसपोर्ट करने के लिए। हाँ, आंसर्स आप चैट बॉक्स पे पुट करिए ना, आप बता दोगे तो सबको पता चल जाएगा। आपने गलत आंसर दिया होगा तो फिर करेक्ट। The GC gene helps in vitamin D transport. The next is FADS1, FADS2 gene. What does it do? It influences the metabolism of vitamin C, iron, omega-3 and omega-6 fatty acid. A. इसका metabolism vitamin C, iron, omega-6 fatty या फिर vitamin A. क्या पढ़ा था हमने इसके बारे में? किसी को भी याद नहीं है? शॉर्ट चेन फैटी एसिड। क्या करता है ये? करेक्ट। सो ये क्या करता है? ओमेगा-3 ओमेगा-6 फैटी एसिड के मेटाबॉलिज्म में इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। सो द फॉलोइंग इज अ रिच सोर्स ऑफ सल्फोराफेन। ये तो हमने क्लास 1 से मॉड्यूल से हमने ये पढ़ना चालू किया था। Which of the following is rich source of sulforaphane? Correct. Yes, broccoli flower और a rich source of sulforaphane. इसका काम क्या होता है बॉडी में? कोई एक्सप्लेन करेगा मुझे? What is the role of sulforaphane? What is the role of sulforaphane? Hello. सब कॉपी पेस्ट करके आंसर दे रहे हो क्या? What is the role of sulforaphane? Yes, definitely. So, how does sulforaphane help? Yes. शायद सल्फोराफेन का आपने जो क्या बोलते हैं उसको, जो उसका काम बताया था ना, शायद वो एक्स्ट्रा सेल्स ग्रोथ जो होता है ना, उसको स्टॉप कर देता है, जो नहीं, बॉडी में होने नहीं बिल्कुल चाहिए। गलत, बिल्कुल गलत। हमने सल्फोराफेन कहाँ से पढ़ना चालू किया था, याद करो। मॉड्यूल नंबर 4 फर्स्ट हमने कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था सल्फोराफेन को? 3 या 4, हम्म, मॉड्यूल नंबर 3 और 4। मॉड्यूल नंबर मत बताओ मुझे, कॉन्टेक्स्ट बताओ, कहाँ पे हमने पढ़ा था सल्फोराफेन? केस स्टडी में पढ़ा था। करेक्ट। तो केस स्टडी में हमने क्या पढ़ा था? व्हाट वाज द केस स्टडी अबाउट? फटीग और ये उसको आ रहा था। पार्डन? क्या? मीरा के स्टडी में। करेक्ट। तो मीरा के केस स्टडी में मीरा को क्या प्रॉब्लम हुआ करती थी? उसके बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन, उसमें जीएसटी जीन्स का वेरिएंट या म्यूटेशन आया था कुछ तो। करेक्ट। तो हमने सल्फोराफेन क्यों दिया था उसको? बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्स हुई थी उसकी बॉडी, उससे बचाने के लिए सल्फोरा दिया था, सल्फोराफेन। डिटॉक्सिफिकेशन से बचाने के लिए नहीं मैम, डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए, ठीक है, बॉडी का करने जो के लिए। करेक्ट। सो
For that we started giving सल्फोराफेन, ठीक है। तो सल्फोराफेन जो है वो आपके बॉडी में क्या करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी पाथवेज को एक्टिवेट करता है, ठीक है, एंड बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। अंडरस्टूड? Then, a Yes, ma'am. deficiency in which mineral impairs vitamin D activation? कौन से मिनरल में डेफिशिएंसी होगा तो विटामिन डी का एक्टिवेशन नहीं होगा? Which mineral is important for vitamin D activation? Calcium, magnesium, iron or zinc? सब एक दूसरे का देख के आंसर दे रहे हैं क्या? मैग्नीशियम। नहीं मैम, कैल्शियम का मेन काम वही होता है, विटामिन डी। आर यू श्योर? यस। किसी एक ने मुझे अलग आंसर दिया, राजेंद्र सर ने मुझे अलग आंसर दिया। उन्होंने क्या बोला? मैग्नीशियम। क्या? मैग्नीशियम। So now we have three answers. One is calcium, second is नहीं मैम, magnesium. कैल्शियम इज द राइट and वन, क्योंकि third is- कैल्शियम का काम पहले वो होता है, देन बाद में बोन्स एंड उसको ये करना, मतलब स्ट्रॉन्ग करना। Are you sure? यस मैम। यस मैम। बिकॉज जब भी कैल्शियम मतलब बोन्स का कुछ प्रॉब्लम भी आता है तो बहुत बहुत डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं। हमने भी पिछले मॉड्यूल में आपने पढ़ाया था कि विटामिन डी इज सोर्स फॉर दी मतलब आपने कैल्शियम क्या क्या करता है जब पूछा था, तो हमने बताया था आपने उससे के साथ ये भी बताया था कि विटामिन डी के इसको वो एक्टिवेट करता है। Deficiency in which mineral impairs vitamin D का एक्टिवेशन? उसका आंसर होगा मैग्नीशियम। जब कैल्शियम कह रहे हो, कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन तब कम होता है, विटामिन डी पे कैल्शियम डिपेंड करता है, ठीक है, कैल्शियम पे विटामिन डी डिपेंड नहीं करता है। एंड इन केसेस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस वी गिव कैल्शियम अलोंग विद विटामिन डी, क्योंकि जब बॉडी में विटामिन डी कम हो जाता है तो कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन, एक्टिवेशन भी कम हो जाता है, ठीक है। So the correct answer here will be magnesium. Okay. Magnesium helps in activation of vitamin D. Okay. ओके मैम। Okay. All right. Then next, which gene plays a key role in methylation and detox pathway? ये वाला तो क्वेश्चन इजी है, सबको याद होगा। अरे फिर गलत आंसर, स्टार्ट में ही गलत आंसर दे दिया आप लोगों ने। यूजिंग फोलेट लिखा है, ठीक है, सो कीप इन माइंड दैट GST M1 MTHFR VDR was UL1 A1. I need more answers. Correct. So the correct answer is MTHFR. MTHFR pathway हमने पढ़ा था ना कि वो मिथाइलेशन में हेल्प करता है एंड डिटॉक्सिफिकेशन में कैसे हेल्प करता है? How does it help in detoxification? By converting homocysteine to its correct MTHFR gene. In TMP, RSS6 gene variants are associated with iron deficiency anemia, B12 toxicity, excessive calcium absorption या फिर लो कोलेस्ट्रॉल। ये तो याद करने वाली चीज थी क्या? कहाँ पे होता है ये? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए हेल्प करता है, वाइटल टॉक्सिसिटी, एक्सेस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन और हाँ। मतलब सबने लास्ट मॉड्यूल नहीं पढ़ा है, मैंने एक क्लास नहीं ली तो किसी को याद नहीं है कुछ भी। आपको एक हफ्ता इनफैक्ट और मिला था रिवीजन करने के लिए, एक ही आंसर आया अब तक।
कहाँ पे था ये? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। हमने हेप्सिडिन का मैकेनिज्म पढ़ा था इसमें। व्हाट आर हेप्सिडिन? आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए हेप्सिडिन आर द गेटकीपर्स ऑफ आयरन स्टोरेज, करेक्ट? हेलो, लोग सुन रहे हैं मेरी बात? यस मैम। तो ये मॉड्यूल आप लोग वापस रिवाइज करके आइए, ठीक है? नेक्स्ट डाउट क्लास में आई विल आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम दिस मॉड्यूल। ओके। इसका आंसर होगा फर्स्ट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, नेक्स्ट कोलेजन सिंथेसिस एंड बोन स्ट्रेंथ आर लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हिच जीन? इसका तो आंसर इजी है, कोलेजन सिंथेसिस एंड बोन स्ट्रेंथ आर इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हिच जीन? COL1, A1, FTO, APO, E या फिर FUT2? Which gene is responsible for that? Correct. COL1, A1 is responsible for collagen synthesis and bone strength. Yeah. Then, what is the primary function of LRP5 gene? LRP5 gene जो होता है body में इस function के लिए responsible होता है detoxification, lipid transport, bone mineral density regulation, or iron absorption. Why is it important? Correct. So it is important for bone mineral density regulation. Yeah. Any questions? Okay. Then individuals with low function FADS variant should increase fiber in their diet, take iron supplements, consume direct sources of EPA and DHA, या फिर avoid all types of fats. क्या बताया था मैंने इसका? ठीक है, अभी सबने आंसर दिया है ना? I'll ask direct sources of EPA and DHA. जल्दी 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 आंसर दो. We have to move to next module as well. फटाफट. हेलो यस। हेलो. अरे आंसर्स, आई हैव ओनली 2 आंसर्स. जल्दी जल्दी आंसर्स पुट करो. नए मॉड्यूल स्टार्ट करना है या नहीं करना है, या फिर इस पे ही बैठे रहना है? So, individuals with low function FADS variant should consume direct sources of EPA and DHA. Now, what are the direct sources of EPA and DHA? हेलो, किसी ने भी लास्ट मॉड्यूल की पढ़ाई नहीं किया, मैं समझ गई हूँ. किसी ने भी पढ़ाई नहीं किया, कुछ भी याद नहीं आप लोगों को. ये क्या EPA हम्म? and DHA हार्ट और आइज के लिए करता है. EPA and DHA के क्या सोर्सेस होते हैं? वो ग्लूटाथाइन बूस्ट करने के लिए और नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है. सोर्सेस पूछ रही हूँ मैम मैं. EPA and DHA के सोर्सेस बताओ, फूड सोर्सेस. ओमेगा 3 और फिश ऑयल. फिश ऑयल, ठीक है. फिश में कौन सी फिश? साल्मोनेला. करेक्ट, ठीक है. देन GST M1 null genotype results in what? Increased collagen production, improved calcium absorption, reduced detox enzyme activity और better B12 storage. ये जीन हमने मीरा के केस में पढ़ा था, if you remember. So if it has the null genotype, what will it result in? कोलेजन प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इंप्रूव हो जाएगा और डिटॉक्स एंजाइम एक्टिविटी विल गेट रिड्यूस्ड और इट विल लीड टू बेटर B12 स्टोरेज. व्हाट? I need more answers and jaldi because we have to move to next module.
Correct. So GST M1 null genotype results in reduced detox enzyme activity. Okay. Okay. Then what nutrient directly supports glutathione production? Which nutrient directly supports glutathione production? Vitamin D, NAC, iron, or vitamin A? Correct. N-acetylcysteine जो है वो directly supports glutathione production. Okay. Now, high dose iron supplements should be avoided in individuals with high dose iron supplements किसको नहीं देते हैं? कौन सी कंडीशन में हाई डोज आयरन सप्लीमेंट्स नहीं दिया जाता? MTHFR म्यूटेशंस में, BDR पॉलीमॉर्फिज्म्स में, HFE म्यूटेशंस में और FADS1 वेरिएंट्स। जल्दी yes correct. So HFE mutations में high dose iron supplements should be avoided. Yeah. Now, which vitamin works synergistically with vitamin D to direct calcium to bones? कौन सा विटामिन होता है? विटामिन A, C, K2 या विटामिन B6? अब फटाफट आंसर दो. We have to start the next module within 5 minutes. Okay. जल्दी. विटामिन A, विटामिन C, विटामिन K2 और विटामिन B6. Correct. Vitamin K2. Then resveratrol and EGCG are examples of essential fatty acids, phytosterols, polyphenols with antioxidant properties या फिर digestive enzymes. एक आंसर तो दो आंसर अलाउड नहीं है. और आंसर्स चाहिए मुझे. जल्दी फटाफट. लास्ट क्वेश्चन है. वी वांट टू स्टार्ट विद द न्यू मॉड्यूल. किसी ने भी लास्ट मॉड्यूल की कोई पढ़ाई नहीं की है, सीधे सीधे दिखाई दे रहा है. नेक्स्ट डाउट क्लास में आई विल आस्क क्वेश्चंस टू यू फ्रॉम लास्ट मॉड्यूल एंड दिस मॉड्यूल बोथ. Correct. So resveratrol and EGCG are examples of polyphenols with antioxidant property. ठीक है. Now अब मुझे कौन एक्सप्लेन करेगा कि क्यों पढ़ाई नहीं की है लास्ट मॉड्यूल की? कहाँ प्रॉब्लम आ रही थी? किसने किसने पढ़ा था मॉड्यूल? नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसा रिस्पांस मिला तो फिर नेक्स्ट मॉड्यूल नया मॉड्यूल में स्टार्ट नहीं करूंगी. लास्ट मॉड्यूल ही वापस से रिवाइज करवाऊंगी. एंड फिर इट इज ऑन यू कि आपको अपना कोर्स कितने लंबे समय तक चलाना है. ठीक है. हेलो. अरे आया ना, कुछ तो बोलो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. So we will start with the next module.
स्क्रीन दिख रही है सबको मेरी? यस मैम। So in this module we will discuss about stress, sleep and genetic influence on mental health. ठीक है, हमने पढ़ा था इसके पहले के पहले मॉड्यूल में कि कैसे गट माइक्रोबायोटा हमारे मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है, करेक्ट, एंड कैसे गट माइक्रोबायोटा को हमारे जेनेटिक्स इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट? याद है आप लोगों को वो वाला मॉड्यूल? Yes. यू रिमेम्बर? हेलो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप लोगों को थोड़ा टफ लग रहा है तो यू कैन टेल मी, वी कैन गो स्लो, हम और फ्रीक्वेंट रिवाइज भी कर सकते हैं। याद है या नहीं? पूरा याद नहीं है, दैट इज कम्प्लीटली फाइन, बट ये याद है कि हमने क्या पढ़ाई की थी उस मॉड्यूल में? गट हेल्थ वाला मॉड्यूल याद है सबको कि क्या पढ़ा था हमने उसमें? हेलो? Yes, madam. यस तो बोलो, कम से कम यस बोलो या नो बोलो, कुछ भी बोलो, सो दैट आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों ने पढ़ाई की भी है या नहीं, क्लास में थे या नहीं, सो रहे थे या क्या कर रहे थे। ठीक है, so in this class we will Okay. discuss about stress, sleep and genetic influence on mental health. ठीक है, कि कैसे आपका स्ट्रेस, स्लीप और जेनेटिक्स आपके मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है। नाउ हाउ डज जेनेटिक वेरिएशंस एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स गो टुगेदर? तो जो आपके बॉडी का स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है दैट इज रेगुलेटेड प्राइमरीली मेनली बाय this hypothalamic pituitary adrenal axis which is known as HPA axis. Write it down, HPA axis. उसका full form क्या होता है? Hypothalamic pituitary adrenal axis. Understood? ये अभी कोई टाइम है क्लास में एंटर करने का? यस मैम। Now HPA axis का full form मैंने बताया, वो आपने लिखा? यस मैम। Now what happens? What is this HPA axis? ये डायग्राम आपको दिख रहा है? दिख रहा है डायग्राम आपको? यस मैम। What happens is ये आपका ब्रेन, ठीक है, अभी ब्रेन में whenever you get the environmental stressor in form of anything, आपको किसी भी टाइप का अगर बॉडी को लग रहा है कि स्ट्रेस है, सो हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल जाता है, ठीक है, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड इन टर्न एड्रेनल ग्लैंड्स को सिग्नल देता है जहाँ से कोर्टिसोल हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हेलो मैम, एक मिनट हम्म, मैम, ये अभी न्यू मॉड्यूल स्टार्ट हुआ क्या? जस्ट बिकॉज मेरा अभी नेटवर्क इशू हुआ ना, तो डिस्कनेक्ट हुई थी। हाँ मैम, नया मॉड्यूल स्टार्ट किया अभी। अभी जस्ट चालू हुआ ना? यस मैम, ये फर्स्ट स्लाइड है हमारा। आई वाज एक्सप्लेनिंग एचपीए एक्सेस। ओके ओके, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ ओके मैम, थैंक यू। सो मैंने अभी क्या बताया? मैम वो HPA वहाँ पे वो स्ट्रेस रिलीज होता है, नहीं स्ट्रेस आता है फिर कोर्टिजोल रिलीज करता है बॉडी के अंदर। क्या? स्ट्रेस की वजह से कोर्टिजोल रिलीज होता है एंड वो पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल जाता है। तो लिसन, कॉर्टिसोल इज द स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है, जब भी हम स्ट्रेस हार्मोन की बात करेंगे तो दैट इज कॉर्टिसोल। नाउ कॉर्टिसोल कैसे रिलीज होता है? दैट इज द HPA एक्सिस। HPA एक्सिस मतलब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एंड एड्रेनल, ठीक है। तो जब भी कोई एनवायरमेंटल स्ट्रेस आता है, बी इट बिकॉज ऑफ योर थॉट्स या फिर कोई भी एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से कोई फिजिकल स्ट्रेस आया आपके ब्रेन में, ठीक है, तो वहां पे आपकी हाइपोथैलेमस को, ब्रेन में होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस को सिग्नल मिलता है। हाइपोथैलेमस इन टर्न क्या करता है? हाइपोथैलेमस जाके आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है। समझ में आया आपको? हाइपोथैलेमस जाके आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है एंड पिट्यूटरी ग्लैंड जाके आपके एड्रेनल ग्लैंड्स को सिग्नल देता है, एंड देन एड्रेनल ग्लैंड से क्या रिलीज होता है? Cortisol. कॉर्टिसोल। समझ में आया ये HPA एक्सिस हमारा? समझ ओके में मैम, आया? यस। सबको समझ में आया? HPA, H is hypothalamus, P is pituitary gland and A is adrenal gland. Okay, understood? Now moving forward, कौन से जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो आपके HPA
HPA एक्सेस को इफेक्ट करते हैं एंड आपके बॉडी को रेगुलेट करते हैं कि किस अमाउंट में कोर्टिसोल रिलीज होगा, ठीक है। सो नाउ द फर्स्ट जीन इज NR3C1, दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर जीन, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जीन जो है वो डिसाइड करता है कि आपकी बॉडी कितनी सेंसिटिव होगी कोर्टिसोल, ठीक है। नाउ सबकी बॉडी में कोर्टिसोल रिलीज होता है, ठीक है। कोई भी हो, सबकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, बट आपकी बॉडी कैसे उस स्ट्रेस हार्मोन को प्रोसेस कर रही है, दैट डिपेंड्स ऑन योर जीन्स, ठीक है। अगर आपकी बॉडी कोर्टिसोल से सेंसिटिविटी कम है, ठीक है, ठीक है, अगर सेंसिटिविटी कम है तो उससे क्या होगा, लंबे समय तक बॉडी में स्ट्रेस का रिस्पॉन्स रहेगा, ठीक है। वो जो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हुआ है वो आपकी बॉडी को लंबे समय तक इफेक्ट करेगा, विच विल लीड टू एंजाइटी, थकान, फटीग एंड इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। जब बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगा तो उससे क्या होगा, बाकी के जो आपके मेटाबॉलिक डिजीजेस हैं उनका रिस्क 10 टाइम्स फिर बढ़ जाता है, ठीक है। एंड ओबेसिटी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन, ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है। सो व्हाट डज दिस जीन डू, ये आपकी बॉडी में कोर्टिसोल की सेंसिटिविटी कैसे होगी वो डिसाइड करता है, ठीक है। अंडरस्टूड? Yes, madam. Yes, madam. Now next gene is FKBP5, that is the regulator of GR sensitivity, ठीक है। ये क्या करता है, आपकी जीन को मॉड्यूलेट करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स के लिए, ठीक है। नाउ जिसमें सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, जिसमें आप जिनकी बॉडी ज्यादा सेंसिटिव होती है, इसके लिए उनका बॉडी स्ट्रेस को लेकर रिएक्टिविटी ज्यादा दिखाता है, ठीक है। फर्स्ट में हमने क्या देखा कि स्ट्रेस लंबे टाइम तक रहता है अगर उस जीन में वेरिएशन है। नाउ फॉर द नेक्स्ट जीन, इफ देयर इज वेरिएशन इन दिस जीन, देन आपका स्ट्रेस का रिएक्टिविटी ज्यादा रहता है। रिएक्टिविटी मतलब आपको स्ट्रेस को लेके आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, ठीक है। एंड अगर बॉडी का रिएक्शन इज हाइटन, रिएक्शन अगर ज्यादा है तो डिप्रेशन का एंड डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी रिस्क बढ़ जाते हैं, ठीक है। एंड ऑल द स्ट्रेस रिलेटेड मेंटल हेल्थ कंडीशन, उनका रिस्क 10 टाइम्स बढ़ जाता है, ठीक है। इन दोनों जीन में आपको डिफरेंस समझ में आया? हेलो, Yes, ma'am. क्या डिफरेंस समझ में आया? पहले इसमें कि मतलब कितने देर तक कॉर्टिसोल बॉडी में रहता है अगर म्यूटेशन है तो, और दूसरे इसमें एंजाइटी या फिर डिप्रेशन का रिस्क कितना ज्यादा है, हम्म तो वो म्यूटेशन के ऊपर समझ में आता है या फिर पता करेक्ट। चलता है। यस, सो ये जो सेकंड होता है रेगुलेटर ऑफ GR सेंसिटिविटी, ठीक है। सो GR इज बेसिकली वही ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर की सेंसिटिविटी को रेगुलेट करता है, ठीक है। अगर सेंसिटिविटी इसकी कम हो जाती है तो फिर कोर्टिसोल का जो रिएक्शन होता है बॉडी में, दैट इंक्रीजेस, ठीक है। अंडरस्टूड? फर्स्ट वाला इज दैट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर जीन आपकी बॉडी में कैसे काम करेगा, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जीन क्या करता है, आपकी बॉडी में जो कोर्टिसोल है उसके सेंसिटिविटी को कंट्रोल करता है। अगर कोर्टिसोल का सेंसिटिविटी कम है, सो स्ट्रेस लंबे टाइम तक रहेगा, लीडिंग टू एंजाइटी, फटीग, इन्फ्लेमेशन। एंड दिस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सेंसिटिविटी जो है उसको रेगुलेट कौन करता है, FKBP5 जीन, ठीक है। समझ में आया ना दोनों के बीच का डिफरेंस? ठीक है। ये चीज आपको एक बार में नहीं समझ में आएगी, आप एक बार पढ़ते जाओ, देन रीड द मॉड्यूल फर्स्ट, देन वी विल अगेन डिस्कस इट इन द डाउट, ठीक है। Then next gene is COMT. COMT is catechol methyl transferase. ये क्या करता है, आपकी बॉडी में ये जो एंजाइम है, जो जीन है वो एंजाइम प्रोड्यूस करता है। कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करता है, कैटेकोल मेथाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। ये क्या करता है, कैटेकोलामीन्स जैसे कि डोपामीन है और नॉरएपिनेफ्रिन है, एपिनेफ्रिन है, जो कि आपकी 1 सेकेंड,
तो बेसिकली ये एंजाइम क्या करता है, कैटेकोलामीन्स जैसे कि डोपामीन, नोरेपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, इसको ब्रेक डाउन करता है, जो कि आपके बॉडी के मूड, मतलब जो आपके मूड को रेगुलेट करता है, आपके स्ट्रेस के रिस्पॉन्स को रेगुलेट करता है, आपके पेन की सेंसिटिविटी को पेन की सेंसिटिविटी को रेगुलेट करता है, ठीक है, एंड योर रिस्पॉन्स टू that is also affected by this, and how your body ka focuses, mind focuses, that is also determined by these enzymes only, ठीक है. Dopamine is also a type of happy hormone, ठीक है, तो इसको भी ये रेगुलेट करता है, ठीक है. Now if there is variation in this, first is VAL158 met polymorphism. इम्पैक्ट्स स्पीड ऑफ ब्रेकडाउन, मतलब अगर ये वाला जो जीन है वो रेगुलेट करता है कि कितनी स्पीड में आपके बॉडी में जो कैटेकोलामीन्स हैं वो ब्रेक डाउन हो, ठीक है. सो इसमें भी दो टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म होता है, दो टाइप के वेरिएंट होते हैं. फर्स्ट इज द फास्ट मेटाबोलाइजर एंड सेकंड इज द स्लो मेटाबोलाइजर. अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, लिखा है इसमें, कोई ट्राई करेगा बताने का. ये जो जीन है VAL158 मेट वो रेगुलेट करता है कि कितनी स्पीड में ब्रेक डाउन होगा. तो उसके अगर दो वेरिएंट है, वन इज फास्ट एंड वन इज स्लो, तो व्हाट विल इट डू, फास्ट वाला जल्दी मेटाबोलाइज करेगा एंड स्लो वाला लेट से मेटाबोलाइज करेगा. अंडरस्टूड. फास्ट वाला जल्दी ब्रेक डाउन करेगा एंड स्लो वाला लेट से ब्रेक डाउन करेगा. समझ में आई ये चीज. हेलो, यस मैम. किसी को पढ़ाई नहीं करनी क्या आज, किसी को पढ़ाई नहीं करनी क्या आज. हेलो, यस पढ़ाई करनी है. किसी को आंसर नहीं देना तो फिर मैं बंद कर देती हूँ. हैपनिंग, समझ में नहीं आ रहा है या फिर पढ़ के नहीं आए हो, क्या प्रॉब्लम आ रही है. नॉट इवन अ यस और नथिंग आई एम हियरिंग. आज तो प्रिया मैम भी जवाब नहीं दे रहे, राजेंद्र सर भी जवाब नहीं दे रहे. यस पढ़ाई करने में क्या ये स्क्रीन दिखाइए. फिर स्क्रीन तो मैं दिखाऊं, पर आप लोग कुछ मुझे बता ही नहीं रहे हैं. दैट इज वो व्हाई स्टॉप देखने के बाद स्क्रीन हम पढ़ शेयरिंग. सकते हैं. Yes. So what I told you about COMT, what does it do? What does it ये do? स्पीड अब ब्रेकडाउन का स्पीड जैसे करेक्ट. सो ये एंजाइम जो है कैटेकोलामीन्स को ब्रेक डाउन करता है, जैसे कि डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन, ठीक है. And VAL158 met polymorphism that impacts the speed of breakdown, कि कितनी स्पीड में इनका ब्रेकडाउन होगा, ठीक है. सो VAL आर द फास्ट मेटाबोलाइजर. तो उसमें क्या होगा कि जल्दी ब्रेकडाउन होगा अगर, तो देयर विल बी लोअर डोपामीन लेवल्स. लोअर डोपामीन लेवल्स हैं तो बेटर अंडर प्रेशर रिस्पॉन्स होगा, ठीक है. बट क्योंकि डोपामीन लेवल्स कम है तो देयर इज मोर चांस कि एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब का रिस्क ज्यादा हो, ठीक है. हेलो, यस मैडम. समझ रहा है आप लोगों को. यस मैडम. हम्म, यस समझ रहा है. ठीक. देन नेक्स्ट इज स्लो मेटाबोलाइजर. स्लो मेटाबोलाइजर में जो ब्रेकडाउन है दैट विल बी स्लो, तो हायर डोपामीन लेवल्स होंगे, ठीक है. चलो उसके आगे का जो है दैट यू कैन लीव, वो मैं आपको आगे चल के समझाती हूँ तो आपको बेटर समझ में आएगा. जस्ट रिमेंबर दिस कि जो फास्ट मेटाबोलाइजर होते हैं उनमें ब्रेकडाउन जल्दी होता है तो डोपामीन लेवल्स कम होंगे, एंड जो स्लो मेटाबोलाइजर हैं उसमें ब्रेकडाउन स्लो होता है तो क्या होगा, हायर डोपामाइन. हायर डोपामीन लेवल्स होंगे, ठीक है.
Yes. अंडरस्टूड? यस मैडम। ठीक है, सो नाउ अभी जो मैंने आपको बताया ये जीन्स के बारे में वापस से हम्म। तो इन दोनों जीन के बीच का डिफरेंस बताओ मुझे जो अभी हमने पढ़ा। हेलो, ये इनर 3C1 ये दैट इफेक्ट्स ये sensitivity आपकी बताता है। बॉडी में कोर्टिसोल का सेंसिटिविटी कैसा है, ठीक है। अगर सेंसिटिविटी कम है तो स्ट्रेस का रिस्पॉन्स लंबे टाइम तक रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इज FKBP5, इसमें क्या होता है दैट ये रेगुलेटर yes that affects the ये ऊपर sensitivity of glucocorticoid receptor। तो उसमें क्या होगा, अगर सेंसिटिविटी कम है तो स्ट्रेस का रिएक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। फर्स्ट जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ लॉन्ग स्ट्रेस इज देयर इन योर बॉडी एंड सेकेंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कि आपका बॉडी में स्ट्रेस का रिएक्शन कैसे। मैम आपने वो क्या बताया था, फटीग और स्ट्रेस है तो क्या? 1 सेकेंड, हाल हो ना बैठ के फिर बता लेना। हेलो हेलो, यस मैम। यस, समझ में आया आपको इसका? हेलो, यस यस मैडम। okay, so now moving forward, now ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, व्हाट आर न्यूरोट्रांसमीटर्स? किसी को पता है न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होता है? ब्रेन को सिग्नल जाता है न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू। हेलो, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट आर न्यूरोट्रांसमीटर्स? ये ब्रेन न्यूरो सेंसेशन ट्रांसमिट करता है वन एंड टू अनदर एंड फ्रॉम ऑर्गन टू ब्रेन एंड ब्रेन टू ऑर्गन। करेक्ट, मैसेंजर का काम करता है मैम ये। yes they transmit messages to your brain, ठीक है। so कुछ टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर बेसिकली दे आर द हॉर्मोन्स, पूरा सेरोटोनिन, डोपामिन, ये सब। correct so if we talk about major hormones as serotonin, dopamine, GABA and norepinephrine, they play vital roles in regulating your mood, ठीक है। मूड को रेगुलेट करने के साथ साथ आपके बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं एंड कॉग्निशन यानी कि आपका फोकस कितना है, ठीक है, मेंटल फोकस पे भी वर्क करते हैं, ठीक है। हेलो, यस मैडम। अंडरस्टूड? यस मैम। यस मैम। सो नाउ इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट जेनेटिक मार्कर्स होते हैं, वी विल डिस्कस दैट, ठीक है। फर्स्ट इज SLC6A4 दैट वर्क्स एज सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर जीन, ठीक है। सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर जीन का मतलब क्या है? ट्रांसपोर्टर जीन से आपको क्या समझ में आता है? अभी तक हमने कितने सारे ट्रांसपोर्टर जीन पढ़े हैं, राइट। सो ट्रांसपोर्टर जीन से आप क्या समझते हो? ट्रांसपोर्टर जीन क्या करेगा? गेस करो, कोई गलत बताओगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ट्रांसपोर्ट करेगा, सप्लाई करता है। सप्लाई करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। इनपुट एक्सपोर्ट जैसा काम करता है मैम ये। करेक्ट, सो ये अगर आपके इस जीन में म्यूटेशन है तो उससे क्या होगा? सेरोटोनिन का ट्रांसपोर्ट का एफिशिएंसी कम हो जाएगा, ठीक है।
सेरोटोनिन मतलब जो नॉर्मल ट्रांसपोर्ट रेट में ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, वो कम हो जाएगा। करेक्ट। तो ना ट्रांस सेरोटोनिन जो है दैट अफेक्ट्स योर ब्रेन, राइट, अफेक्ट्स योर मूड। अगर सेरोटोनिन का ट्रांसपोर्ट कम होगा तो स्ट्रेस की सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, और जितने भी मूड डिसऑर्डर्स होते हैं वो ज्यादा हो जाएंगे, उसका रिस्क बढ़ जाएगा। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? यस मैम। Yes. Yeah. The next is BDNF, that is brain derived neurotropic factor. Okay? Okay? अगर इस जीन में वेरिएशन होता है, आपकी बॉडी इज मोर वल्नरेबल टू स्ट्रेस। ठीक है, आपकी बॉडी में स्ट्रेस का इम्पैक्ट भी ज्यादा होता है एंड छोटी छोटी चीजों में स्ट्रेस ज्यादा आता है। ठीक है, एंड क्योंकि क्योंकि छोटी छोटी चीजों में स्ट्रेस ज्यादा आता है तो एंजाइटी, डिप्रेशन एंड मूड डिसऑर्डर्स के रिस्क बढ़ जाते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड? Yes. समझ में आया आपको ये चीज? Yes. Then DRD2, DRD4 ये क्या है? दे आर डोपामिन रिसेप्टर जीन्स। ठीक है, डोपामिन इज अ रिवॉर्ड हार्मोन इन योर बॉडी, कि अगर आप कोई भी चीज करते हैं उसका जब आपको रिवॉर्ड मिलता है तो यू फील हैप्पी, राइट? यस मैम। So dopamine is a reward hormone. So it works in reward processing, motivation, ठीक है, and focus. ठीक है? So इनके मतलब मैम ये सिग्नल देने का काम करता है correct, ये वाला। correct, ठीक है। So अगर इस अच्छा जीन है बुरा है। वेरिएशन होगा तो क्या होगा? इसके दो वेरिएशन होते हैं, फर्स्ट इज DRD2। ठीक है, इससे क्या होता है? इससे अगर इस जीन में वेरिएशन है, ये जीन आपके पास है, तो डोपामिन की रिसेप्टर डेंसिटी कम हो जाती है, मतलब आपकी बॉडी डोपामिन को जल्दी से जल्दी से आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है, एंड इट लीड्स टू इंक्रीज्ड एडिक्टिव बिहेवियर। ठीक है, मतलब कि बार बार आपकी बॉडी को डोपामिन की नीड होती है। अंडरस्टूड? नहीं Yes. समझ में आ रहा। तो बार बार डोपामिन की जरूरत होगी तो आप क्या करोगे? बार बार ऐसी चीज करोगे जो आपको अच्छी लगती है। ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग, आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, अगर रील्स देखते हैं, राइट, सब रील्स देखते हैं, किसी को एडिक्टिव लगता है रील्स देखना। कभी नोटिस किया है कि रील्स स्क्रॉल करना चालू करते हैं, फिर उसके बाद स्क्रॉल करते करते काफी टाइम हो जाता है, पता भी नहीं चलता कितना टाइम हो गया। Yes, madam. करेक्ट। सो व्हाई इज दैट? क्यों? क्योंकि जब आप रील्स स्क्रॉल करते हैं तो उससे आपकी ब्रेन को डोपामिन मिलता है। ठीक है, एंड इट इज अ टाइप ऑफ एडिक्टिव बिहेवियर। ठीक है, ऐसे ही काफी सारी चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे गेम्स खेलना, जंक फूड खाना। जंक फूड अगर खाते हैं तो भी अगर आपको उस चीज से खुशी मिलती है, आपकी बॉडी में डोपामिन अगर रिलीज होता है, एंड अगर आपकी बॉडी में डोपामिन की रिसेप्टर कैपेसिटी कम है, ठीक है, तो आप बार बार वो चीज करोगे जो आपको अच्छी लगती है। ठीक है, इट कैन बी इन अ गुड वे एज वेल एंड अ बैड वे एज वेल। ठीक है, मैम वो अच्छा हो या बुरा हो उसको सिर्फ मतलब एक्टिव वो करने का काम वो addictive, करता हाँ, है या? करेक्ट। ठीक है, अंडरस्टूड ना? यस Yes. मैम। हम्म मैम लेकिन अच्छी बात अगर होगी तो हमें वो लगता है ना कि नहीं ये करना चाहिए और देखना चाहिए, हम्म तो ये डोपामाइन काम करता है। लेकिन जो चीज अच्छी नहीं लगती हम लोग उसको इग्नोर करते तो तब की सिचुएशन क्या होती है वो भी वही बताता है। मतलब मतलब सपोज आपने इंस्टाग्राम का रील्स का एग्जाम्पल बताया, बराबर, हम्म अगर हम्म अच्छे लगे तो हम टाइम बीत जाता है देखते देखते रहते हैं, बराबर। तो वो डोपामाइन मतलब हमको सिग्नल देता है, बराबर। अगर जो चीज अच्छी नहीं लगी, मतलब जैसे जंक फूड्स वगैरह वो नहीं अच्छे लगते तो मन से ऐसा लगता है कि ये नहीं चाहिए, इग्नोर करते हैं हम लोग। तब ये क्या करता है? बिकॉज उस चीज से आपकी बॉडी में डोपामिन नहीं सिक्रेट हो रहा,
You don't like that thing. ठीक है? अच्छा, हम्म मतलब वो दोनों टाइम में काम करता है। Yeah, now next is MAOA, that is monoamine oxidase A gene. ये जीन क्या करता है? सेरोटोनिन और डोपामिन को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है? ना सीरोटोनिन और डोपामिन दोनों क्या होते हैं? रिवॉर्डिंग और हैप्पी हार्मोन। तो अगर आपकी बॉडी में सीरोटोनिन और डोपामिन अगर सही अमाउंट में होगा तो आपका मूड कैसा होगा? अच्छा हो। मूड अच्छा होगा, शांत होगा, ठीक है, फोकस्ड होगा, करेक्ट। बट अगर इस जीन में वेरिएशन है सो इट विल लीड टू लो एक्टिविटी, एंड लो एक्टिविटी है तो बॉडी में सेरोटोनिन और डोपामिन कम हो जाएगा। सेरोटोनिन और डोपामिन कम हो गया तो किस टाइप का बिहेवियर देखने को मिलेगा? इम्पल्सिव हो जाएंगे, कोई भी डिसीजन फोकस में चिड़चिड़ करेगी। कॉन्सेंट्रेट करके नहीं ले पाएंगे। यस, अग्रेशन बढ़ जाएगा, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, मूड स्विंग्स, ये सारी चीजें बढ़ जाएगी। ठीक है, स्पेशली इन केसेस जहाँ पे आपका एनवायरनमेंट जो है दैट इज नॉट कंफर्टेबल अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, तो हर एक छोटी चीज जो आपके अकॉर्डिंग नहीं होती है उसमें आपको चिड़चिड़ होने लगेगी। अंडरस्टूड? यस मैम। अंडरस्टूड? यस मैडम। अंडरस्टूड? यस यस। 1 second. नाउ हो गया स्ट्रेस का। मैम वो Next ADHD वाला कौन सा था? अटेंशन डेफिसिट वो हम मैं हाइपरएक्टिव। आपको आगे बताऊंगी इसके बारे में। ठीक है, दैट विल बी अ ओके लिटिल टू टफ फॉर यू, सो विल डिस्कस अबाउट इट लेटर। आप ये वाले जीन का ध्यान रखो, DR-D2। ठीक है, ओके मैम। ये नेक्स्ट जब डाउट क्लास में आपको प्रॉपर बाकी की चीजें समझ में आ जाएगी ना, तो ये जीन के बारे में डाउट क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, ओके मैम। ओके क्योंकि सारी चीजें साथ में हो जाएगी तो इट विल बी अ लिटिल टफ। ओके मैम। So next is sleep genetics and circadian regulation. किसी को सर्काडियन रिदम, बॉडी क्लॉक के बारे में कुछ भी पता है कि आपकी बॉडी का भी एक क्लॉक होता है? यस मैम। नहीं मैम। क्या पता है आपको उसके बारे में? हम सर्केडियन स्लीप साइकिल का ये होता है कि मतलब बॉडी मतलब उसका नेचर का क्लॉक वैसे वैसे फॉलो करती है कि मतलब डाइजेशन कब अच्छे से होगा, नींद कब अच्छे आएगी, वैसे काम करता है वो। करेक्ट। सो जैसा बाहर का टाइम होता है व्हेन द सन राइजेस, वैसे हमारी बॉडी भी एक्टिव होती है नेचुरली। ठीक है, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, फ्रॉम 6 AM to 6 PM, दैट इज द एक्टिव part of the day. ठीक है, and after 6 PM to 6 AM जो है therein your body wants to rest. Understood? ठीक है, यस मैडम। यस। दैट इज द सर्काडियन क्लॉक। अब अगर आप अपनी बॉडी को सर्काडियन क्लॉक के हिसाब से चलाते हो, ठीक है, तो ये मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स एंड एवरीथिंग इज ऑन चेक, बट व्हाट दिस सर्काडियन रिदम इज आल्सो रेगुलेटेड बाय योर जीन्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके जो जीन्स हैं वो ही डिसाइड करते हैं कि आपका लाइट और डार्क साइकिल, लाइट साइकिल इज व्हेन द सन राइजेस एंड डार्क साइकिल इज व्हेन आफ्टर द सन सेट्स। ठीक है, अगर आपके जीन्स प्रॉपर है, आपके सर्काडियन क्लॉक वाले जीन्स प्रॉपर है, तो आपका जो सर्काडियन साइकिल है दैट विल बी गुड, यू विल बी एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द डे एंड नाइट साइकिल, लाइट एंड डार्क साइकिल। ठीक है, बट अगर बॉडी में जेनेटिक वेरिएशंस है तो दैट विल लीड टू डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, डिस्टर्बेंसेस कैसे होंगे? फर्स्ट इज स्लीप क्वालिटी। क्यों? क्योंकि आपका लाइट और डार्क साइकिल प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। तो आप डार्क साइकिल में देखो, डार्क साइकिल में मेलेटोनिन सिक्रीशन होता है। ठीक है, एंड ये सर्काडियन क्लॉक जो है वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कम करता है। ठीक है, धीरे धीरे एंड स्लीप को प्रमोट करता है। तो अगर आपका सर्काडियन क्लॉक का जीन इम्प्रॉपर है तो आपकी स्लीप क्वालिटी में इफेक्ट होगा। ठीक है, आपके इम्यून सिस्टम इफेक्ट होंगे, क्यों? क्योंकि हमने ये भी पढ़ा था इफ योर स्लीप इज प्रॉपर देन योर गट माइक्रोबायोटा इज गुड। करेक्ट? ठीक है, यस मैडम। देन उसके साथ साथ इम्यून फंक्शन तो आपका इफेक्ट हो रहा है, साथ ही साथ कॉग्निटिव फंक्शन यानी कि ब्रेन फंक्शन दैट इज ऑल्सो अफेक्टिंग। क्यों? क्योंकि लाइट साइकिल के टाइम पे आपका जो अलर्टनेस है वो बढ़ जाता है, आपका जो
concentration capacity that increases. Okay, and उसके साथ साथ metabolism is also affected. ठीक है, metabolism, insulin secretion, liver का detox capacity, everything is affected according to the circadian clock. ठीक है, then what are the genes that is responsible for this fact? First is a combination of clock, PER123 and CRY1 gene. ये क्या करते हैं, ये सारे जीन्स मिलके आपकी बॉडी का जो सर्कैडियन रिदम है उसको कंट्रोल करते हैं. ठीक है, तो अगर ये जीन्स आपके सर्कैडियन रिदम को कंट्रोल करते हैं तो इनके वेरिएशन से क्या होगा? आपका स्लीप प्रॉपर नहीं होगा, टाइम पे नींद नहीं आएगी, डिलेड स्लीप, स्लीपलेसनेस, स्लीप के जितने डिसऑर्डर्स होते हैं वो आपको होने लगेंगे. एंड बाहर का एनवायरनमेंट जो है और आपकी बॉडी का जो इंटरनल क्लॉक है वो अलाइन नहीं होगा. ठीक है, मतलब यू माइट फील स्लीपी ड्यूरिंग द डे टाइम एंड आपको रात के टाइम पे नींद नहीं आएगी. ठीक है, एंड यू माइट फील एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट टाइम. अंडरस्टूड? दिस इज व्हाट दीज genes do in combination. Next is ADORA2A, that is adenosine receptor gene. What it does? ये आपकी बॉडी में कैफीन सेंसिटिविटी को अफेक्ट करता है. ठीक है, तो अगर इस जीन में वेरिएशन है तो उन लोगों में क्या होता है, in those people they feel overstimulated when they have caffeine after the evening time. 6 PM से आपका लाइट से डार्क साइकिल में शिफ्ट हो जाता है सर्कैडियन क्लॉक. करेक्ट? सो इफ आफ्टर 6 PM यू टेक कैफीन, इन वेरिएशन की वजह से बॉडी माइट गेट ओवर स्टिमुलेटेड एंड यू विल हैव ट्रबल स्लीपिंग. ठीक है, हेलो, हाँ यस मैडम. ये समझ में आया ना आपको? यस. Yes, madam. Then next is ME1, S1 and BTV data. These are not that important genes, but आपको पता होना चाहिए. ठीक है, ये genes जो है वो आपके बॉडी में रेस्टलेस लेग सिंड्रोम या फिर स्लीप डिस्टर्बेंसेस को अफेक्ट करते हैं. मतलब कुछ लोग होते हैं जिनकी रात को नींद खुलती है या फिर रात में बहुत मूव करने की आदत होती है उनको, या फिर कुछ लोग होते हैं जिनको रात में उठ के चलने की आदत होती है. All those are affected because of this genes. ठीक है, understood? यस मैम. नाउ स्लीप क्वालिटी कैसे इफेक्ट होती है आपके जीनोटाइप से? जेनेटिक्स क्या करते हैं, आपके स्लीप को कंट्रोल करते हैं. कैसे? कि आपके स्लीप आने का टाइम जो है, कुछ लोग होते हैं जो तुरंत व्हेन दे गेट टू बेड दे टेंड टू स्लीप, बट कुछ लोग होते हैं जिनको बेड पे जाने के बाद भी नींद काफी समय तक नहीं आती. दैट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड थ्रू योर जेनेटिक्स. ठीक है, यस मैम. हेलो, यस मैम. समझ में आया ना? मैम समझ में आया. मैम आई हैव अ क्वेश्चन, क्योंकि अभी जो फिलहाल मतलब लोग आईटी में काम करते हैं तो उनका नाइट शेड्यूल भी होता है ना, मतलब दे वर्क एज अ, तो उनका तो पूरा साइकिल चेंज ही होगा करेक्ट, तो उनको नॉर्मल काफी ज्यादा साइकिल रिस्क से, होता है. उनका सर्कैडियन क्लॉक इज वेरी बैड, तो दैट अफेक्ट्स योर मेटाबॉलिक क्योंकि दे हैव metabolic टू मच डार्क hormones, सर्कल्स stress अंडर देयर level. आईज, इनका उनका डाइजेशन भी प्रॉपर नहीं होता है, दे Yes, हैव that टू is due मेनी to प्रॉब्लम. circadian clock. Yes. ओके. Now, next हम पढ़ रहे थे REM sleep percentage के बारे में. REM sleep is when your body is at, when your mind is at wakefulness. मतलब कि सोने के बाद भी जब your mind is active, ठीक है, तो ये जो percentage होता है that should always be less. क्यों? If your mind is active, आपको proper rest नहीं मिलेगा. करेक्ट? सो इसका भी जो परसेंटेज होता है स्लीप का, मतलब अगर आपने जितनी भी स्लीप ली उसका कितना परसेंट ये है, दैट ऑल्सो मैटर्स. ठीक है, दैट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय योर जीनोटाइप. अंडरस्टूड? यस मैडम. ठीक
ठीक है. Then next is sleep maintenance and frequency of night मैम waking. आरईएम स्लीप परसेंटेज का आई हैव एक्सपीरियंस, क्योंकि मतलब जब भी अगले दिन मेरा कोई डिफिकल्ट पेपर आता था ना, माय ब्रेन ऑलवेज यूज्ड टू मतलब रिमेम्बर द आंसर्स व्हिच आई थॉट आई विल फॉरगेट इन द एग्जाम. तो वो आरईएम थॉट्स कॉन्स्टेंटली चलते ही जा रहे थे. बीच बीच में क्वालिटी स्लीप मिलती थी व्हेन आई ब्रेन वाज मतलब माइंड वाज टू टायर्ड. लेकिन बीच बीच में से 2 बजे या फिर डेढ़ डेढ़ ढाई बजे तक मेरा ब्रेन चालू था, मतलब माइंड. Correct. So that is the REM sleep. ठीक है. And the Okay. frequency of night wakings and how maintain your sleep is that is also regulated by मतलब your अगले genotype. दिन कोई अगर इम्पोर्टेंट इवेंट या फिर कुछ रहा विच द मतलब जिसके बारे में हम ज्यादा कॉन्शियस है, तो तब ये होता है. Correct. Correct. Okay. Then susceptibility to sleep disorders. Sleep disorders में क्या आता है? इंसोम्निया, जब नींद नहीं आती है. नार्कोलेप्सी मतलब कि आपकी बॉडी कब एक्टिव स्टेज से कब रेस्टिंग स्टेज पे जाती है, दैट इज अफेक्टेड. देन ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया इज व्हेन रात को नींद खुलती है, रात को आपको सांस लेने में तकलीफ होती है. ठीक है. ओके. These sleep disorders are also affected by your genes. Okay. Yes, sir. न्यूरोजेनोमिक्स एंड मेंटल हेल्थ सपोर्ट है. उसके लिए कौन कौन से अब हमारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं फॉर अ बेटर स्लीप एंड व्हाई. ठीक है. हम बोलते हैं कि न्यूट्रिएंट्स हेल्प यू स्लीप, बट हाउ डू दे हेल्प यू स्लीप? सो वी विल डिस्कस अबाउट अ few key nutrients and their functional compounds. ठीक है. तो सबसे पहले आते हैं बी वाइटामिन. बी वाइटामिन में कौन से वाइटामिन आते हैं? B6, B12 एंड फोलेट. ठीक है. ये क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं? ये न्यूरोट्रांसमीटर. हम प्लीज म्यूट कर लीजिए आप अपने आप को. So these are essential for neurotransmitter synthesis. Neurotransmitters क्या होते हैं? डोपामीन, सेरोटोनिन. ठीक है. ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स के सिंथेसिस के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं. ठीक है. नाउ जिनकी बॉडी में MTHFR में वेरिएशन होता है, उनका फोलेट मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है. तो उस केस में हम उनको क्या देते हैं? मिथाइल कोबालामीन, मिथाइल फोलेट. ये हमने पहले भी पढ़ा था. ठीक है. नाउ हमने इसमें सिर्फ क्या पढ़ा कि बी विटामिन मेंटल हेल्थ के लिए कैसे अफेक्ट करते हैं? बाय न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस. ओके. नेक्स्ट इज ट्रिप्टोफैन एंड सेरोटोनिन पाथवे सपोर्ट. ये क्या करते हैं? फूड्स रिच इन ट्रिप्टोफैन जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट, सीड्स, क्या? ठीक है. तो दीज फूड्स जिसमें ट्रिप्टोफैन होता है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स है, सीड्स है, टोफू है, एंड मैग्नीशियम. ये क्या करते हैं? मैग्नीशियम, B6 और ट्रिप्टोफैन ये मिलके सपोर्ट करते हैं सेरोटोनिन प्रोडक्शन के लिए. सेरोटोनिन इज व्हाट? हैप्पी हार्मोन. ओके. Yes, sir. अंडरस्टूड. Yes, sir. ट्रिप्टोफैन कैसे अफेक्ट करता है? देन ओमेगा 3 फैटी एसिड, उसमें क्या आता है? APN DHA. EPN DHA के क्या क्या सोर्सेज बताए थे मैंने? ये fish oil, एंड साल्मोनेला फिश. करेक्ट. flax shoe. So yes, so what do they do? Omega 3 fatty acids, they act as anti-inflammatory. आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं एंड आपके न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है. एंड जो भी सिम्टम्स होते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स के, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, इसमें वो सिम्टम्स को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं. ठीक है. स्पेशली उनके लिए जिसमें FADS1 जीन का वेरिएशन होता है. FADS1 जीन का वेरिएशन होता है तो क्या होता है? क्या बताया था मैंने? ओमेगा 3 के एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाता है. ठीक है. Yes, sir. एक्टिव EPN DHA फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाती है बॉडी फैटी एसिड्स. अंडरस्टूड. Yes, sir. ठीक है. नाउ मैम मुझे पूछना है. मुझे पूछना है, अगर ब्रेन की कुछ डिसऑर्डर होती है तो आपने अभी बोला कि ओमेगा 3 वगैरह जैसा कोर्स लेते हैं, बराबर? तो मैंने पर्सनली मतलब बाहर से सुना है कि अगर किसी को ब्रेन का डिसऑर्डर होता है, मतलब जैसे वो एपिलेप्सी
ये कुछ ऐसे डिसीज होते हैं ना, तो उन लोगों को पर्सनली कहा जाता है कि फिश वगैरह नहीं खाने का, तो ऐसा क्यों? एपिलेप्सी इज डिफरेंट मैम, एंड एपिलेप्सी से फिश बट का कोई लेना न्यूरो देना नहीं होता है। फिश आप न्यूरो ले में ही सकते आता है ना मैम ये? फिश आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। फिश में भी टाइप ऑफ फिश, सैल्मन फिश यू कैन टेक, अदर फिश इज डिफरेंट, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट कि जो भी ब्रेन डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट है, प्रॉपरली चीजें swallow कर पा रहे हैं या नहीं, उनका ईटिंग कैपेसिटी कैसा है। ठीक है, जो लोग प्रॉपरली swallow नहीं कर पाते, प्रॉपरली च्यू नहीं कर पाते, उनको काफी सारे फूड रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। ठीक है, अ, वही के ब्रेन के जो मतलब जो भी डिसीज होते हैं कि अगर फिश कौन से भी अगर फिश अगर लिया तो गए हुए डिसीज फिर से वो वापस होने के चांस आते हैं, इसलिए मैंने ये नहीं ऐसा सुना था, कुछ इसलिए नहीं मुझे है, आज नहीं पूछना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक ओके। है, देन मैग्नीशियम एंड जिंक, हाउ डू दे अफेक्ट? मैग्नीशियम और जिंक मिलके आपके नर्वस सिस्टम को काम करते हैं। ठीक है, वो आपके न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स को रेगुलेट करते हैं, एंड दे आल्सो हेल्प इन स्लीप ऑनसेट, मतलब नींद जिनको जल्दी नहीं आती है, दे कैन टेक मैग्नीशियम और जिंक सप्लीमेंट्स, जिससे उनकी स्लीप का क्वालिटी एंड स्लीप का ऑनसेट इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, नाउ व्हाट आर सम आयुर्वेदिक, अश्वगंधा एंड रोडियोला, व्हाट डू दे डू? आपकी बॉडी में कोर्टिसोल को कम करते हैं। ठीक है, कोर्टिसोल क्या था? इन्फ्लेशन। कोर्टिसोल इज स्ट्रेस हार्मोन, तो अश्वगंधा एंड रोडेलिया जो है वो आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन को कम करते हैं। ठीक है, देन और भी टाइप के हर्बल सपोर्ट्स होते हैं, जैसे बकोपा, मोनेरी एंड गोटुकोल। ये क्या करते हैं? आपकी मेमोरी को एनहांस करते हैं और बॉडी में एंजाइटी को कम करते हैं। ठीक है, मैं इनका फोटो बताती हूँ। स्क्रीन दिख रही है ना आपको मेरी? Yes. नहीं स्क्रीन, हेलो, नहीं स्क्रीन अभी आप हाँ फोटो दिखा स्क्रीन रहे दिख, हैं या हाँ आई एम टेक्स्ट है? ओपनिंग, यस आई एम ओपनिंग द स्क्रीन। ओके, माय इंटरनेट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, बट आप जब भी गूगल पे सर्च करोगे तो आपको इसके बहुत सारे इमेजेस दिखेंगे, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये सारे हर्बल कंपाउंड्स होते हैं, अंडरस्टूड? क्या अंडरस्टूड? नाउ यस मैडम। क्या क्या आप स्ट्रैटेजीज पर्सनलाइज्ड इम्प्रोवाइज कर सकते हैं फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड स्लीप मैनेजमेंट? मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस है, उससे आपका जो HPA एक्सेस है उसका सेंसिटिविटी बढ़ जाता है। ठीक है, अडेप्टोजेंस मैंने आपको बताया, जैसे अश्वगंधा, एंड सम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे मैग्नीशियम, जिंक एंड विटामिन बी, दे affect your gene variants and help you get a better sleep and reduce stress. ठीक है, इन सर्काडियन रिदम को सिंक्रोनाइज करने के लिए यू हैव टू make your routine according to light exposure. ठीक है, so consistent routine is important for your proper circadian rhythm. ठीक है, ओके, देन और भी काफी सारी चीजें होती है, जैसे ब्लू लाइट आपको मिलती है फोन की स्क्रीन से, लैपटॉप की स्क्रीन से। ठीक है, तो एज पर क्लॉक जीन्स को वो डिसरप्ट करते हैं, तो इन द इवनिंग टाइम इट इज एडवाइज्ड कि जितना कम आपका स्क्रीन का एक्सपोजर होता है दैट इज बेटर। ठीक है, देन डाइट टाइमिंग, अर्ली डिनर अगर आप लेते हैं एंड प्रोटीन बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट लेते हैं, तो उससे आपका जो कोर्टिसोल लेवल है वो स्टेबलाइज रहता है, एंड इट हेल्प्स इन मेलाटोनिन प्रोडक्शन इन द बॉडी। ओके, then if you have any sleep disorders or any stress, so what you can do is you can go for supplements like melatonin supplements, magnesium glycinate also helps you get a better sleep. Okay, then L-theanine, that is also a good supplement for
sleep disorders, ठीक है, but it is based on individual tolerance, ठीक है, मतलब अगर किसी को नीड है हम तभी देंगे, एंड हर एक इंडिविजुअल को ये सप्लीमेंट सूट हो जरूरी नहीं है, ठीक है, तो उनका जो गट का ससेप्टेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग ही भी मॉनिटर दी सप्लीमेंट्स, ठीक है, अंडरस्टूड? ये ठीक है, सो हमने क्या देखा, मेंटल हेल्थ इज शेप्ड बाय जीन्स, लाइफस्टाइल एंड एनवायरनमेंट, एंड व्हाट यू कैन डू इज योर जेनेटिक ब्लूप्रिंट दैट affects your circadian rhythm, sleep, stress, ठीक है, so it all depends upon your genetics, understood? ठीक है, I know that this module was a bit tough for you, but I will provide you the theory part of it. You go through it entire week. आप एक से दो बार पढ़ो. जब आप एक से दो बार पढ़ोगे तो आपको ये थोड़ा easy लगने लगेगा. And in the doubt class, I will explain it to you again. ठीक है? So that will be more helpful for you. Okay? थोड़ा थोड़ा आपको Yes. समझ में आया, right? Yes, madam. मैम एक्चुअली ये मॉड्यूल दिखता है उतना भी इजी नहीं है, थोड़ा हार्ड है। इसकी रिकॉर्डिंग जल्दी मिल जाए तो हम लोग 2-3 बार देख लेंगे। ठीक है, ये चलेगा. 2-3 बार पढ़ने के सिवाय कुछ समझ में नहीं, मतलब ये 25 या 30% है, आज थोड़ा समझ में आया। It's फिर okay. इसको It's देख okay. No worries. जब कोई देखेंगे problem तभी नहीं है. समझ में आएगा। This module was a little tough. तो ये थोड़ा आपको हार्ड है मैम। हाँ, it's okay. It's completely fine. मैं आपको इसका recording कल तक provide कर दूंगी, ठीक है, morning ओके तक या आज evening तक. And then what you can do is go through the recording once. And tomorrow I will provide you with the module as well. Module में ना मैं theory ज़्यादा इस बार लिखा है ताकि आपको theory read करके एक एक चीज अच्छे से समझ में आए, ठीक है, तो वो थ्योरी पार्ट आप अच्छे से रीड करो, एंड देन बेस्ड ऑन दैट डाउट क्लास में वी विल मेक इट इंटरैक्टिव एंड स्टडी इट अगेन, तो आपको फिर प्रॉपरली समझ में आएगा, और ठीक है? मैम इसमें आप जब इसका पीडीएफ भी भेजोगे ना, तब हम्म। आप अभी जो भी इमेजेस दिखाए ना, स्लाइड दिखाए ना, इमेजेस वो तो आई भी विल कीप, उसके साथ साथ थ्योरी images पार्ट में आल्सो आई slides। विल कीप मोर, हाँ। ठीक है, हम्म, ओके, वो भी चाहिए, ठीक वो भी चाहिए। चलो, तो ठीक है, ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछने का था, जब कोई पेशेंट की कंडीशन, ये मैंने देखा है कि वो रात से सुबह तक सोता है, बेड सोता है, लेकिन जब वो सुबह उठता है तब वो बोलता है कि मैं सोया था, लेकिन मतलब माइंड नहीं सोया है, मतलब दैट इज द रात REM भर sleep. उसके, तब जो उसमें क्या मैंने होता है? आपको REM sleep बताया ना, दैट इज व्हेन योर हम्म, माइंड इज इन द wakefulness state, ठीक है, सो व्हेन योर माइंड इज इन द wakefulness state फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो आपके माइंड को रेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है, तो दैट तब इज सोने का कुछ फायदा नहीं होता उसका? उस समय पे आप उनको मेलाटोनिन दे सकते हो, मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स दे सकते हो, जो मैंने आपको बताया ना, उनको दे सकते हो, ठीक है, यस मैम, 5 मिनट था। यस मैम। ठीक है, सो आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर अग्रवाल टू कंक्लूड टुडेज क्लास. यस मैम। यस मुस्कान, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू डिफिकल्ट था लेकिन ये काफी जरूरी भी था। हम्म, जरूरी भी था क्योंकि स्टूडेंट्स को मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि ये जो आजकल के जो भी क्रॉनिक डिजीज है और जो भी डिजीज हमको जो लाइफस्टाइल डिजीज देख रहे हैं हम लोग, तो एवरीथिंग इज साइकोसोमेटिक। सो व्हाट वी सी इन अ रूटीन प्रैक्टिस कि कितना भी हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दो या कुछ भी करो, तो उसके अंदर कैसा उतना ज्यादा क्यूरेज नहीं मिलता है, मुझे उतना ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलता है ट्रीटमेंट का। तो मेन ट्रीटमेंट का रिजल्ट आता है जब हम लोग साइकोसोमेटिक के ऊपर काम करते हैं। साइकोसोमेटिक यानी आज जो सेशन लिया है मैडम ने, तो दिस इज रिलेटेड विद साइकोसोमेटिक बिकॉज एवरी डिजीज इज कनेक्टेड विद स्ट्रेस। तो अगर स्ट्रेस अगर मालूम नहीं रहेगा हमको, तो स्ट्रेस का ट्रीटमेंट अगर मालूम नहीं रहेगा, स्ट्रेस का कॉज अगर मालूम नहीं रहेगा, जीन का म्यूटेशन अगर मालूम, तो डेफिनेटली वी विल बी ऑन द बैक साइड। तो आज जो तुम लोगों ने सीखा, ठीक है, कम समझा रहेगा, लेकिन जैसा तुमको मॉड्यूल मिलेगा, सब मिलेगा, तो तुमको ज्यादा समझ में आएगा तुमको। तो लेकिन एवरी डिजीज, एक बात समझ के लो कि आज का जो सेशन है, इट इज कनेक्टेड विथ ईच एंड एवरी डिजीज बिकॉज एवरी डिजीज इज कनेक्टेड विथ स्ट्रेस। तो जो आपको मैं जो सेशंस भी करा रहा हूँ, जो भी चीजें करा हूँ, दैट इज अगेन रिलेटेड विथ स्ट्रेस। तो अगर ये दोनों को तुम कंपेयर करेंगे, तो जो चीजें मैडम ने जो HP एक्सिस बताया, तो वो जो एक्सिस है, वो एक्सिस के ऊपर ही सारा खेल होता है, वहां से ही कॉर्टिसोल सिक्रीशन रहता है, और वो सिक्रीशन के ऊपर ही सारा खेल रहता है बिकॉज कॉर्टिसोल इज स्ट्रेस। तो जितना तुम्हारा स्ट्रेस ज्यादा रहेगा उतना तकलीफ ज्यादा रहेगा। तो ये साइकिल है पूरा,
ये साइकिल को समझना जरूरी है। तो जैसा ये आज जो सेशन लिया मैडम ने, तो जीन्स के लिए आपको जैसा मैंने लास्ट टाइम पे बताया था, एवरी जीन्स जितना भी आप स्टडी करोगे तो वो जीन्स एक अलग से पेपर पे लिख के लो, और जो भी जीन्स है उसको 2-3 बार उसको रिवाइज करो, क्योंकि जब वंस यू हैव रिपोर्ट विथ यू, जब डीएनए रिपोर्ट आपके पास होगा तब वो इतना आसान हो जाएगा सारी चीजें, बिकॉज एवरी जीन्स इज रिटन दैट। अभी लास्ट टाइम पे भी जो मेरे पास आए थे, जब मैंने काफी लोगों का डीएनए रिपोर्ट करवाया मैंने, जब मैंने काउंसलिंग करवाया, तब ये जो जीन्स है, ये जीन्स के बारे में जो है जब लोगों को बताया तो इट वाज लिटिल इजी टू अंडरस्टैंड। तो सबको एक ही रिक्वेस्ट है कि जितना भी अब तक लाइव तुम्हारा जो 8-9 सेशंस हुए हैं, तो ये जितने भी जीन स्टडी हुए हैं तो वो सब एक पेपर पे लिख के निकालो, और वो मेक इट अ जीन पेपर सेपरेटली। जो तुम्हारा थियरी है, प्रैक्टिकल है, वो सब चीज को अलग लिखो, और मेक इट दिस जीन पेपर सेपरेटली, बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद दिस जीन्स। तो आज भी जितने भी जीन्स आपने स्टडी किया हुआ है, डेफिनेटली आपका नॉलेज जो है वो डॉक्टर से भी आगे चले गया। अगर ये सेशन को आप 3 से 4 बार अगर सुन लेंगे अच्छी तरह से, तो डेफिनेटली जैसा आप डॉक्टर लोगों से भी आप बात करेंगे तो यू विल हैव +1 नॉलेज देन एनी डॉक्टर्स इन इंडिया जिन्होंने जेनेटिक स्टडी नहीं किया है। ठीक है, तो नॉलेज आपको अच्छा है, डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको कितना ग्रास्प करते हो, कितना लेते हो। तो जो भी सीक्वेंस आपको बताया जाएगा वो सीक्वेंस के हिसाब से करो। और जैसा ये बताया कि मेलाटोनिन क्यों लेना जरूरी है, या तुमको ओमेगा 3 क्यों लेना जरूरी है, ओमेगा 3 के फायदा क्या क्या है, अगर तुम देखेंगे आज तक के जो 8 सेशंस है, every session is connected with omega 3, inflammation is connected with omega 3, stress is again connected with omega 3, यानी तुम देखेंगे कि ओमेगा 3 जो है वो कितना जरूरी है आज हमारे लाइफ के अंदर। तो जैसे अभी मैं भी रूटीन सप्लीमेंट्स के अंदर ये चीजें डेफिनेटली ऐड करता हूँ मैं, और उसका रिजल्ट भी मुझे दिख रहा है मेरे को। तो सबसे ये रिक्वेस्ट है कि ये जो चीजें हो रही है, ये चीज को जैसा आज भी काफी लोगों को फोन करना पड़ा कि बाबा सेशन है अटेंड करो, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट इज योर सेशन एंड वी आर टुवर्ड्स द एंड नाउ। क्योंकि ये 9 सेशन है, हमारे पास सिर्फ 12 सेशन ही है, तो अभी 10th 11 12 3 ही सेशन रह गए हमारे, बराबर है। और अभी जो है अभी मेन चीजें सारी चीजें आएगी, तो इसके लिए तुमको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। ऑलरेडी तुमको एक दिन पहले इन्फॉर्मेशन दी जाती है, सारी चीजें दी जाती है। तुम्हारे क्लॉक के अंदर वो अलार्म सेट करो कि बाबा 11 बजे की मीटिंग है तो 11 बजे मुझे अटेंड करना है। कॉल करना नहीं पड़ना चाहिए, ये बात का ध्यान रखो। और जो भी चीजें आपको जो लिया जा रहा है वो अगेन दैट इज कनेक्टेड विद साइकोसोमैटिक, बराबर है। आपको जो एनर्जी सेशन लिया जा रहा है दैट इज ऑल्सो साइकोसोमैटिक, मैनिफेस्टेशन लिया जा रहा है वो भी साइकोसोमैटिक है। तो वो चीजें जो है आप अगर समझेंगे पूरे अच्छी तरह से, तो ये तुमको आज जो समझा है ये पूरा साइंस बैकग्राउंड समझा है, और वो तुमको जो है वो तुमको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन समझेगा कि हाउ टू गो अहेड। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके लिए ही है, लेकिन उसको कितना लेना है वो अपने ऊपर है। जनरली होता कैसा है कि सेशन हो जाता है, सेशन होने के बाद में हम लोग डायरेक्टली कभी सामने आते हैं, जो डाउट सेशन रहता है उसके अंदर आते हैं, बराबर है। बीच में किसी का कोई कनेक्शन नहीं रहता है, या कुछ यही नहीं रहता, कोई इंटरेक्शन ही नहीं रहता है। इसके हम लोगों ने बड़ी मीटिंग शुरू किया। अभी जो जो बड़ी मीटिंग कर रहे हैं, बराबर है, उनको डेफिनेटली उसका एडवांटेज मिल रहा है। जो नहीं कर रहे, जैसा मैं लास्ट टाइम पे भी बताया था, इट विल बी जस्ट अ मोटिवेशन फॉर यू। सेशन का तुमको कुछ भी काम में नहीं आएगा, क्योंकि आगे का जो चीज है, आगे का जो ग्रोथ है, विल डिपेंड, एंड एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन हाउ यू हैव गेन नॉलेज। तुम्हारा नॉलेज कितना है उसके ऊपर सारा खेल रहेगा। तो नॉलेज बढ़ाने का या नहीं बढ़ाने का वो अपने ऊपर है, क्योंकि एक बार तुमने सुन लिया तो 30% तुमको समझ में आ गया, लेकिन 70% आपके ऊपर है कि तुम उसको कितना इंटरेक्ट करते हैं अपने बडीज के साथ में। तो जो ऑलरेडी बड़ी मीटिंग कर रहे हैं तो उसको उसका एडवांटेज मिल रहा है, बराबर। इट्स अप टू यू कि आपको उसको कितना लेना है और कितना आगे करना है। तो थैंक यू अगेन मुस्कान, वेरी गुड सेशन, और काफी डीप था आज का। तो इनको जैसा 3-4 बार ये देखेंगे तो डेफिनेटली दे विल प्रोग्रेस। थैंक यू वेरी मच। Yes, sir, I completely understand that. And थोड़ा सा tough लगेगा. This was, I think, among the last sessions only. अब आगे के सारे एक दूसरे से interconnected रहेंगे. And whatever we learned, that how do we apply it to the practical part of it, that will be there in the upcoming sessions. So it is completely fine. नहीं समझ में आया कोई बात नहीं. आगे चल के हम सारी चीजें वैसे भी एक बार summary में repeat करेंगे ही. Okay? ठीक है? ओके मैडम। Yes, so thank you so much all for joining, and मैं मॉड्यूल प्रोवाइड करूंगी, सब पढ़ के आना, डाउट क्लास में हम अच्छे से फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है?